आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 72, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेस को हम स्टेप्स के नाम से भी जानते हैं। द सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ओनली ऑन अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस किस पे डिपेंड होता है कि आपके यहाँ कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग। जो स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजिंग में, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है वो बताया गया आपको। फर्स्ट पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। पहला आपको अपना ऑब्जेक्टिव या मोटिव या गोल एस्टेब्लिश करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज बिल्ड अपॉन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरप्राइज। पहले आपका उद्देश्य क्या है, आपका मोटिव क्या है, गोल क्या है, उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑब्जेक्टिव इज नॉट एट ऑल एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जब तक आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहला सकती है। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसलिए सबसे पहला काम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डेवलप करना। ऑब्जेक्टिव में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। आपका उद्देश्य पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। In the object of organization, those activities should be clearly explained for which organization structure is built. मतलब ऑब्जेक्ट एक ज़रूरी होता है, उसमें क्या काम होना है, कैसे काम होना है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डेवलप किया जाता है। While establishing the objective, activities should be divided into sub-activity and they should be clearly explained. जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आपको उसके अंदर जो काम होना है और काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना चाहिए और क्लियरली एक्सप्लेन होना चाहिए कि किसके अंदर कैसा क्या काम होना है। इट इज़ जस्टिफाइड टू एक्सप्लेन हियर दैट ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू सम इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक इंस्टीट्यूशन होता है, कुछ एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। देखिए आपको यहाँ पे स्टेप्स दे रखा है, ये मेंटल रिवोल्यूशन है, मतलब यही बताया गया है कि कैसे क्या क्या स्टेप्स हैं, कौन कौन से नंबर के। सेकंड आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी। आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड इट्स डिवीजन। मतलब जब आपने एक एम बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, तो उसके बाद आपको काम डिसाइड करना रहता है, एक्टिविटीज डिसाइड करनी रहती है और उसको डिवाइड करना रहता है। At the time of determining activities, object of the organization should be kept in mind very carefully because activities alone can fulfill the aims and object of an organization. मतलब अब जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे होते हो तो आपको उसकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। The next step involves the grouping of activities into departments on the basis of their similarity. जब आपने काम डिसाइड कर लिया है तो आपको उसको डिवाइड कर मतलब ग्रुपिंग करना पड़ता है, उसको डिपार्टमेंट्स में डालने पड़ते हैं, कौन सी एक्टिविटी कौन से डिपार्टमेंट में जाएगी उसके नेचर के अकॉर्डिंग। For this, activities are grouped as purchase, sales, advertisement, inspection, marketing, production, सिक्योरिटी, वेजेस एंड सैलरी। ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसके अंदर काम को डिवाइड किया जाता है। एलोकेशन ऑफ वर्क। आफ्टर द क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, ऑल ग्रुप एक्टिविटीज शुड बी एलोकेटेड टू द एम्प्लॉयज। जब आपने ग्रुपिंग कर दिया है तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉयज देने पड़ेंगे, किसको कौन सा काम करवाना है। इट इन्वॉल्व्स द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू डिफरेंट एम्प्लॉयज एज द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन फॉर इंश्योरिंग द सर्टेनिटी ऑफ वर्क परफॉर्मेंस। अब क्या होता है, अब हम काम एम्प्लॉयज़ में काम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, जिससे कि हमारा काम अच्छी से हो सके। द प्रिंसिपल ऑफ द राइट पर्सन टू द राइट जॉब शुड बी फॉलो। मतलब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है कि करेक्ट पर्सन को, मतलब जो पर्सन वो काम कर सकता है उससे हमें वो वाला काम करवाना चाहिए। अब आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इट इज़ इम्पॉसिबल टू एग्जीक्यूट एक्टिविटीज़ विदाउट अथॉरिटी। मतलब कोई भी काम करना हो, एक्टिविटी परफॉर्म करना हो, जब तक आपके हाथ में पावर नहीं होगी, अथॉरिटी नहीं होगी, तो आप वो काम नहीं कर सकते हो। सो स्टाफ एंड ऑफिसर अलॉन्ग विद ड्यूटीज शुड बी डेलीगेटेड अथॉरिटी फॉर स्टेबलाइजिंग एस। मतलब इसलिए जो स्टाफ्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनको काम देने के साथ, ड्यूटी देने के साथ साथ हमें कुछ पावर देना पड़ता है, अथॉरिटी देनी पड़ती है। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 73।
इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम अच्छी से हो, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना रहे, तो इसलिए हमें उसे अथॉरिटी भी देनी पड़ती है. अथॉरिटी में रिलेट टू पावर टू टेक डिसीजन, इशू इंस्ट्रक्शंस, अपॉइंट सबॉर्डिनेट्स एक्सेट्रा. अथॉरिटी में क्या होता है, हमें डिसीजन लेने की पावर दी जाती है कि हमको कब कौन सा डिसीजन लेना है, किससे कौन सा काम करवाना है, कौन कौन रहेगा उस डिपार्टमेंट में. Authority and responsibilities should be clearly fixed so avoid chaos in the organization. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए और क्लियरली डिवाइडेड होनी चाहिए जिससे लड़ाइयाँ ना हो ऑर्गेनाइजेशन में. कोऑर्डिनेशन एंड इंट्रोडक्शन. The existence of coordination among all employees and officers is essential. मतलब एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स के बीच में. अगर नहीं होगी तो लड़ाइयाँ होंगी. फॉर दिस एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स आर इंट्रोड्यूस टू ईच अदर एंड एवरीबडीज वर्किंग प्लेस, work, rights, duties and relation to each other as specifically mentioned. इसलिए जब आप काम करने से पहले एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स को मिलवा दिया जाता है, उनको काम डिवाइड कर दिया जाता है, उनको राइट्स और ड्यूटीज़ दे दी जाती है और क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है कि किसको कौन सा काम करना है जिससे लड़ाई ना हो, एक कोऑर्डिनेशन के साथ वो काम कर सकें. Providing ideal environment. A factory atmosphere affects production of goods and efficiency of labor. मतलब बोला है कि आपका एटमॉस्फेयर कैसा है फैक्ट्री का, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके काम पे, आपके प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे और लेबर्स के एफिशिएंसी पे. सो प्रोविजन शुड बी मेड फॉर प्रॉपर अरेंजमेंट इन फैक्ट्री और इन वर्किंग प्लेस. इसलिए हमें प्रॉपर सामान अरेंज करने चाहिए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, एज क्लीन एटमॉस्फेयर, ड्रिंकिंग वाटर, रेस्ट रूम होना चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट मतलब कचरा डालने के एक प्लेस होना चाहिए, सामान प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए जिससे टाइम वेस्ट ना हो और सब अच्छी से काम कर सकें. Proper arrangement of machines and tools. The next step for a good organization, a sound organization, is to see that machines and equipments are so arranged that workflow is continuous. मतलब सामान प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए, मशीन्स, टूल्स वगैरह, जिससे काम अच्छी से चल सके, जल्दी हो सके. Unnecessary movement of labor should be avoided as it result in wastage of time and energy. मतलब बोला अननेसेसरी, मानो सामान बगल में होना चाहिए और कहीं बहुत दूर रखा है तो लेबर वहाँ जाएगा फिर लेके आएगा तो उससे उसका क्या होगा, एनर्जी खत्म होगी, टाइम वेस्ट होगा. इसलिए सामान को प्रॉपर जगह पे अरेंज होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए वहाँ है तो उसको टाइम कम वेस्ट होगा. नहीं तो एक जगह जाएगा, वहाँ ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह जाएगा, तो ऐसे में क्या होता है, टाइम वेस्ट होती है और एनर्जी भी हमारी वेस्ट होती है. मेंटल रिवोल्यूशन. ऑल द अबव results in mental revolution. The entire thinking of the organization undergoes a change which further results in exploring new avenues for the business. इसमें यही बताया गया है कि इसमें हमें सोचना पड़ता है कैसे काम करवाना है, कैसे चेंजेस लाने हैं जिससे हमारा बिजनेस अच्छी से चल सके. अब दिया है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है फंक्शनल और एक होता है डिविजनल. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पहले तो पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है. व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंक्लूड्स हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन. ऑर्गेनाइजेशन क्यों एस्टेब्लिश किया जाता है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए. अ ह्यूमन बॉडी इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन. हमारी भी जो बॉडी है वो एक क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे bones, skin, muscles, bloods and nerves, etc. Similarly, an organizational structure includes different elements. उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. अकॉर्डिंग टू विलियम एच न्यूमैन, organization structures deal with the overall organizational arrangement in an enterprise. मतलब पूरा सामान पूरी ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट से रिलेटेड होता है इंटरप्राइज के. Organization structure fixes the limitations of rights and responsibility among specific individuals and employees. मतलब इसमें आपको फिक्स रहता है कि किसको कौन सा काम करना है, किसके क्या राइट्स है, किसकी क्या ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं सबका पहले से डिसाइडेड रहता है. Definition of organization structure. According to Theo Heyman, organization is the structural framework within which the various efforts are coordinated and related to each other. मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे सबके एफर्ट्स को एक साथ कंबाइन किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है जिससे कि हम गोल को अचीव कर सकें.
According to Hurley, organization structures are pattern of relationship among the various positions in a firm and among the various people occupy the positions. ये एक पैटर्न होता है रिलेशनशिप का कि किसको कैसे काम करना है, कौन सी पोजीशन में कौन है, किसके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं. According to LHA Henne, organization is a harmonious adjustment of specialized part of the accomplishment of common purpose or purposes. मतलब एक ऐसा एडजस्टमेंट है, एक ऐसी स्पेशलाइज पार्ट है जहाँ पे हम अपने गोल्स को, पर्पस को अचीव करते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन एनी बिजनेस. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. कोई भी बिजनेस हो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए. Without organization structure, an organization cannot remain an organization. अगर organization structure नहीं है तो वो आपकी organization नहीं कहलाएगी. Organization structure is important for undertaking as blood is important for human body. मतलब बोला जा रहा है कि organization structure बहुत important होती है, जैसे हमारे लिए हमारी बॉडी में खून की ज़रूरत होती है वैसे ही एक organization के लिए. The factors affecting organization structure are as follows. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बताया गया है. पहला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एन ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश विद सम फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव. एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई जाती है? एक ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए. ऑर्गेनाइजेशन इज अ टूल टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस. ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक टूल है जिसके मदद से हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. इट इज़ मीन्स टू अटेन द कॉमन ऑब्जेक्टिव. ये एक तरीका है, एक मीन्स है, एक साधन है जिससे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. साइज पे भी डिपेंड करता है हमारा स्ट्रक्चर. इफ द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल इन साइज, द पॉलिसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन कैन बी अडॉप्टेड. But if the size of organization is large, then decentralization policy is objective. अगर आपकी बिजनेस की साइज छोटी है या ऑर्गेनाइजेशन की साइज छोटी है तो आप क्या अडॉप्ट कर सकते हैं? सेंट्रलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपकी बिजनेस की साइज बड़ी है तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी आपको यूज़ करनी पड़ेगी. मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी. द पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज ऑफ मैनेजर ऑल्सो अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. मतलब जो स्ट्रेटेजीज या पॉलिसीज बनाई जाती है मैनेजर के द्वारा वो भी हमारे स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है. स्ट्रेटेजीज शुड बी एस्टेब्लिश अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. मतलब स्ट्रेटेजीज किससे रिलेटेड होनी चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड होनी चाहिए. नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 74. एबिलिटी ऑफ मैनेजर्स. If the managers are able, capable and ideal, then there is no need to consult with a specialist and they can form line organization to operate the business at their own. And the third, stability of managers and employees also affect the organization structure. मतलब बताया जा रहा है कि अगर मैनेजर के अंदर खुद क्वालिटीज़ है, एबल है, आइडियल है, कैपेबल है, तो हमें किसी स्पेशलिस्ट की रखने की ज़रूरत नहीं होती. एक ऑर्गेनाइजेशन में वो खुद से वो बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. और अगर मैनेजर्स अच्छे हैं तो एम्प्लॉयज़ को भी मतलब काम डिवाइड कर सकते हैं, उनसे काम अच्छी से करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स पे डिपेंडेंट होता है. Environment. The economical, social and political situation of a nation also affects the organization structure. Organization structure cannot be formed against the national policy or social infrastructure. इसमें यही बताया गया है कि जो आपके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशन है आपकी कंट्री की, उस पर भी आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे इफेक्ट होता है. अगर एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छी से काम नहीं कर सकता है. Equity of power. These factors also affect the organization structure. Equal power should be given to equal work done by the employees. Otherwise, in place of cooperation, friction will develop among employees. मतलब अगर दो लोग हैं एक पोजीशन में काम कर रहे हैं तो सबको इक्वल पावर मिलनी चाहिए. नहीं तो अगर इक्वल पावर नहीं दी जाएगी तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की जगह क्या होने लगेगी? लड़ाइयाँ होने लगेंगी. Span of control. The managers can be efficient, capable, but they are having a limited span of control and supervision. Thus, organization structure is affected by span of control. मतलब इसमें यही बताया जा रहा है कि जो आपके मैनेजर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, कैपेबल हैं, लेकिन उनके वो भी मतलब कितना कंट्रोल और सुपरवाइज कर सकते हैं, मतलब थोड़े से एरिया को सुपरवाइज कर सकते हैं, इसलिए भी हमारा स्ट्रक्चर पे इफ़ेक्ट पड़ता है.
Moral of workers. The organization structure of a business undertaking is also affected by the moral of employees engaged therein. मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है कि जो एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर रहे हैं, कैसा उनका नेचर है, उस पर भी डिपेंड करता है. इफ़ एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड विथ वर्किंग कंडीशन दैन देयर मोरल विल बी हाई. दिस विल हेल्प इन मेकिंग इट एन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपके एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई हैं तो वो अच्छी से काम करेंगे, उनका मॉरल इंक्रीज़ रहेगा, वो क्रिएटिव रहेंगे और इससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन आइडियल मतलब अच्छी से काम कर सकता है. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हम कल देखेंगे. थैंक यू.